बिल्ली बहन का रक्षाबंधन। दीपू 8 साल का है। दीपू स्कूल से घर आ रहा है रोते रोते, और घर आके जूते खोलता है, पैरों से उछाल के फेंकता है और बैग भी फेंक देता है। दीपू की माँ उसे प्यार देती हुई पूछती है, अरे मेरा राजा बेटा, क्या हुआ है? क्यों रो रहा है? बता तो मुझे, किसी ने मारा क्या? हाँ मेरे बच्चे, बता तो, किसकी हिम्मत हुई हमारे बच्चे को मारने की? एक बार नाम तो बता उसका। मुझे सब बच्चे स्कूल में चिढ़ाते हैं कि मेरी कोई बहन नहीं है। क्यों नहीं है मेरी बहन? मम्मी पापा, मुझे बहन चाहिए। सब मुझे छेड़ रहे हैं कि रक्षाबंधन आने वाला है और हमारी बहनें हमें राखी बांधेंगी। तेरी कोई बहन नहीं है, तुझे कौन राखी बांधेगा? तू बिना बहन का भाई है। बेटा, तो मन छोटा ना कर, सब ठीक हो जाएगा। क्या सब ठीक होगा? कुछ ठीक नहीं होने वाला। मुझे बस बहन चाहिए, जैसे सबकी बहनें हैं। बेटा ऐसे जिद नहीं करते। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तुमने कोई खिलौना मांगा और झट से ला के दे दिया। नहीं पापा, मैं नहीं जानता। मुझे बहन चाहिए बस। दीपू, तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। दिन ब दिन खराब होते जा रहे हो। जाओ अपने कमरे में जाओ। दीपू रोते रोते अपने कमरे में चला जाता है। कैसी बदनसीब माँ हूँ मैं। मेरा बच्चा एक बहन के लिए तरस रहा है और मैं उसकी इस ख्वाहिश को पूरा भी नहीं कर सकती। अगर उस दिन वो हादसा ना हुआ होता तो आज दीपू को इस तरह बहन के लिए तरसना ना पड़ता। पूजा, तुमसे कितनी बार कहूं, उस मनहूस दिन को याद ना किया करो। जानती हो ना फिर कितनी हालत खराब होती है तुम्हारी। दरअसल दीपू के जन्म के बाद पूजा और सुनील की गाड़ी का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें पूजा को बहुत अंदरूनी चोटें आई थीं और डॉक्टर्स ने कहा था कि वो अब कभी मां नहीं बन सकती। मुझे कोई प्यार नहीं करता। पापा भी मुझे डांटते हैं। मैं चला जाऊंगा घर छोड़ के। रात को जब पूजा दीपू को खाने के लिए बुलाने उसके कमरे में जाती है तो दीपू को वहां नहीं पाती। हे भगवान! क्या हुआ पूजा, तुम चिल्लाई क्यों? दीपू अपने कमरे में नहीं है। आपने उसे डांटा था, शायद इसलिए गुस्सा होकर कहीं चला गया। क्या पता कहाँ गया होगा हमारा दीपू। और बाहर तो इतना मौसम भी खराब है, बहुत जोरों की बारिश हो रही है। दीपू बारिश से पूरा भीग चुका था और जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब मैं कभी घर नहीं जाऊंगा। एक तो उस घर में मेरी बहन नहीं है और ऊपर से मुझे डांटते हैं। दीपू अभी पेड़ के नीचे बैठा ही था कि उसे अचानक से बिल्ली के रोने की आवाज आने लगती है। हैं? ये किसकी आवाज है? ऐसा लग रहा है किसी बिल्ली की आवाज है, पर है कहाँ? दीपू पेड़ के पीछे वाली तरफ देखता है कि एक गड्ढा बना हुआ है जिसमें बिल्ली गिर गई है और लगातार रोए जा रही है। अरे तुम तो कितनी सुंदर हो, पर तुम यहाँ कैसे फंस गई? बिल्ली दीपू की तरफ देखती है और मानो जैसे दीपू को बोल रही हो कि मुझे बाहर निकालो। फिर दीपू उसे बाहर निकालता है और घर ले जाने लगता है। दूसरी तरफ दीपू की माँ पापा भी रोते रोते उसे ढूंढते हुए आ रहे थे। कहाँ गया था बेटा तू? ऐसे घर छोड़ के जाते हैं क्या? सॉरी बेटा, अब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। चलो जल्दी से घर चलो, इतनी बारिश हो रही है, तुम पूरा भीग चुके हो, बीमार हो जाओगे। बेटा, ये क्या? तुम ये किसकी बिल्ली उठा के ले आए हो? छोड़ो इसे और घर चलो। मम्मी पापा, अब ये मेरी बिल्ली है। मैंने इसकी जान बचाई है। मैं इसे घर ले जाऊंगा और अब से ये हमारे घर में ही रहेगी। दीपू तू कैसी बातें कर रहा है? पता नहीं कैसी आवारा और गंदी बिल्ली है। इसे हम अपने घर में नहीं रख सकते। तभी सुनील पूजा को समझाता हुआ कहता है कि अगर दीपू की इस बिल्ली में खुशी है तो उसे बिल्ली को घर ले जाने दो। फिर पूजा को पति की बात माननी पड़ती है दीपू की खुशी के आगे। दरअसल पूजा को जानवर बिल्कुल पसंद नहीं थे, खासकर वो जानवरों को अपने घर में भी नहीं घुसने देती थी। तुम कितनी अच्छी हो,
मैंने तुम्हारा कुछ नाम सोचा है। आज से तुम्हारा नाम किटी होगा। दीपू को किटी से इतना लगाव हो जाता है कि वो बस दिन रात उसी के साथ रहता है। उसके खाने पीने का और सोने का ध्यान रखता है, यहाँ तक कि वो स्कूल जाना भी भूल जाता है। सुनिए जी, दीपू इस बिल्ली के चक्कर में स्कूल को भूल गया है। न होमवर्क करता है, न स्कूल जाता है। इस बिल्ली का कुछ करना होगा। नहीं, तुम ज्यादा ना सोचो। क्या तुम ये नहीं देख रही हो, जब से किटी आई है दीपू कितना खुश रहने लगा है। जो हर समय बहन के लिए रोता रहता था, वो आज किटी के आने के बाद इतना खुश है। और रही स्कूल जाने की बात, तो मैं दीपू से खुद बात करता हूँ इस बारे में। सुनील दीपू को समझाता है कि उसके लिए स्कूल जाना बहुत जरूरी है। और रही किटी की बात, तो उसके स्कूल जाने के बाद और लोग भी हैं उसका ध्यान रखने के लिए। ठीक है पापा, जब तक मैं स्कूल जाऊंगा तब तक मेरी किटी का अच्छे से ध्यान रखना और बोलना माँ को। दीपू अब किटी के साथ बहुत खुश रहने लगा था। पूजा ने दीपू के खातिर किटी को घर में रख लिया था, वरना वो किटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। खाना दे देती थी दीपू की खातिर बिल्ली को। दूसरी तरफ पूजा और सुनील के दिन ब दिन बढ़ते जा रहे कारोबार को देख के सुनील का बड़ा भाई और भाभी उनसे बहुत जलते थे। वो उनके कारोबार को किसी हाल में गिराना चाहते थे। उन्होंने लाखों कोशिश की, पर दोनों का कुछ नहीं बिगड़ पा रहा था। और दोनों की जलन की हद इतनी पार हो चुकी थी कि उन्होंने सुनील के पूरे परिवार को मारने की तरकीब बना ली थी। दोनों ने सोचा कि अब वो दोनों सुबह सुनील के घर जहर वाले लड्डू लेकर जाएंगे और पूरे परिवार को अपने हाथों से लड्डू खिला के मार देंगे। सुनिए जी, ये लड्डू हमें पूरे परिवार को खिला के आना ही होगा। एक ही झटके में सबको खत्म करना होगा। धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। पर खिड़की के पीछे खड़ी किटी दोनों की पूरी बातें सुन लेती है। अरे भाई साहब और दीदी, आप आइए ना। अरे देखिए जी, कौन आया है, आपके भाई और भाभी। ठीक किया भैया भाभी, अपने सारे गिले शिकवे बुलाकर आप घर आए, हमें बहुत खुशी हुई। हाँ सुनील, हमने सोचा तुम तो नहीं आओगे, हम ही सब कुछ बुलाकर आ जाते हैं। सुबह सुबह पूजा की थी हमने, सोचा प्रसाद के लड्डू अपने हाथों से तुम सबको खिलाए। हाँ दीदी, खिला दीजिए ना अपने हाथों से। दीपू बेटा, दीपू आओ, तुम्हारे बड़ी माँ और बड़े पापा आए हैं लड्डू लेकर। तुम्हें पसंद है ना? आओ लड्डू खा लो। जैसे ही दीपू की ताई उसे लड्डू खिलाने वाली होती है, किटी छलांग लगा के लड्डू हाथ से गिरा देती है और लड्डू का डिब्बा भी नीचे गिरा देती है। कितनी बदतमीज बिल्ली है, सारे लड्डू गिरा दिए। देखा दीपू, मैं ना कहती थी कि इस बिल्ली को घर में ना लाओ, है तो आवारा ही ना। चलो, हम यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने थोड़ी ना आए हैं, चलो। नहीं दीदी, आप ऐसा ना कहिए, मैं इस बिल्ली को ही आज घर से निकाल के रहूंगी। नहीं मम्मी, किटी कभी भी नहीं जाएगी। किटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। जरूर इसके पीछे कोई बात है। बोलो किटी, क्या बात है? तुमने प्रसाद के लड्डू क्यों गिरा दिए? किटी ने सबको बताने के लिए वो जहर वाला लड्डू खा लिया। लड्डू खाते ही किटी बेहोश हो गई। ये देखकर सारे हैरान थे कि लड्डू में जहर था। किटी, ये तुम्हें क्या हो रहा है? देखो मम्मी पापा, मैंने कहा था ना, मेरी किटी गलत नहीं है। सुनील के भाई और भाभी चोरी के लिए पकड़े जाने पर जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। तब जाके पूजा को भी एहसास होता है कि किटी बुरी नहीं है, बल्कि उसने तो अपनी जान जोखिम में डाल के उन सबकी जान बचाई है। वो लोग किटी को अस्पताल ले जाते हैं। सुनील अपने भाई और भाभी को पुलिस के हवाले करवा देता है। मुझे माफ कर दो किटी, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। तुमने एक बेटी की तरह अपना फर्ज निभाया और मैं तुम्हारी माँ भी ना बन सकी। आज से तुम हमारे साथ रहोगी, बिल्कुल मेरी बेटी बनके। हाँ माँ, और इस बार किटी मेरी बहन बनके मुझे राखी भी बांधेगी। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। और इस तरह किटी के होने से सुनील का परिवार खुश हो जाता है और इस रक्षाबंधन किटी ने दीपू को राखी बांधी।
नमन अपनी पत्नी शीतल और माँ बीना के साथ मिट्टी और लकड़ी के बने कच्चे घर में रहता है। घर के नाम पर बस एक ही कमरा है जिसकी भी बारिश में छत टपकती रहती है। बेटा देख, फिर से छत टपकने लगी। ओहो, इस बारिश ने तो बहुत तंग करके रखा है। हाँ माँ, सब देख रहा हूँ मैं। बस थोड़े समय की बात है, एक बार मेरा कोई अच्छा काम चलने लगे तो घर ही नया बनवा लूंगा। नमन अपने परिवार के लिए खूब मेहनत करता है। वो पेशे से लकड़हारा होता है। नमन और शीतल दोनों सुबह सुबह जंगल लकड़ी काटने जाते हैं। वहां से चंदन की लकड़ी काट कर लाते हैं और शहर में जाकर बेचते हैं। अजी, क्या हुआ? आज आप मेरे बिना ही जंगल जा रहे हैं? अरे नहीं शीतल, मैं सोच रहा हूँ तुम गर्भवती हो तो तुम्हें घर पे रह के आराम करना चाहिए। मैंने माँ को बता दिया है, वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगी। हाँ बेटी, नमन सही कह रहा है। तुम्हें अब घर पर रहना चाहिए। ऐसी हालत में तुम्हारा जंगल जाना ठीक नहीं है। नहीं माँ जी, आप दोनों खामखा मेरी चिंता कर रहे हैं। अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। वैसे भी मुझे करना ही क्या होता है, ये लकड़ी काटते हैं और मैं बस लकड़ी इकट्ठी तो करती हूँ। दोनों जंगल जाते हैं। नमन लकड़ी काटता है और शीतल लकड़ी इकट्ठे करती है। जैसे ही दोनों घर जाने वाले होते हैं कि पेड़ के पीछे से शेर के दहाड़ने की आवाज आने लगती है। कौन है नमन जी? ये किसकी आवाज है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शेर फिर से दहाड़ने लगता है। ये तो शेर के दहाड़ने की आवाज है, पर तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। तभी शेर पेड़ के पीछे से निकलकर नमन की गर्दन दबोच लेता है। शेर, शेर, बचाओ, बचाओ। नमन जी, ये क्या हो रहा है? अब क्या होगा? शीतल, शीतल, तुम भाग जाओ, जाओ यहाँ से। देखो, मुझे पता है मेरा अंत समय आ गया है, पर तुम तो अपनी और मेरे बच्चे की जान बचा सकती हो। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? शीतल, तुम्हें मेरी कसम, जाओ, भाग जाओ, जाओ। नमन को शेर खा जाता है। शीतल और बीना बिल्कुल अकेली हो जाती हैं। बेचारी विधवा शीतल पर सास और अपने होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी आ जाती है। रोड पर झाड़ू लगाकर जो पैसे बनते हैं वो उसी से अपना गुजर बसर करती है। फिर एक दिन की बात है, एक सब्जी वाला सड़ी हुई सब्जी को छांट कर फेंक रहा था। अरे चंदन भैया, आप ये आलू क्यों फेंक रहे हैं? शीतल बहन, क्या करूं, सारे आलू सड़ गए हैं, इनको रख के क्या करूंगा? चंदन भैया, ऐसे फेंकने से अच्छा है आप मुझ गरीब को दे दीजिए। हाँ हाँ शीतल बहन, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ, वैसे भी मैं इन्हें फेंकने वाला हूँ। शीतल वो सड़े हुए आलू घर ले आती है। दोनों सास बहू उनमें से अच्छे अच्छे आलू छांट लेती हैं। आधे आलू वो जमीन में गाड़ देती हैं और आधे आलू उबालकर सुबह सुबह आलू के पराठे बना लेती हैं। शीतल बेटा, बड़े दिनों बाद आलू के पराठे खाए। जब नमन जिंदा था तो रोज हमें अच्छे अच्छे पकवान खिलाता था, और आज इतने समय बाद तुम्हारी वजह से खाया है। माँ जी, आप ऐसे दिल छोटा ना करें, सब ठीक हो जाएगा। शीतल एक पराठा बचाकर चंदन को देती है। वाह शीतल बहन, तुम्हारे हाथों में तो मानो कोई जादू है। थोड़े दिनों में शीतल का पेट भी बढ़ने लगा। अब उससे कोई भी काम नहीं होता था। भूख के मारे दोनों सास बहू का बुरा हाल था। मुझे जल्द से जल्द कोई और आसान सा काम देखना होगा। माँ जी भूखी हैं और मेरे बच्चे के लिए भी मेरा खाना खाना बहुत जरूरी है, पर ऐसा क्या काम करूं? तभी चंदन उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है और शीतल सब बताती है। शीतल बहन, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? अपना चाय और परांठे का काम क्यों नहीं खोलती? चाय का तो मुझे पता था तुम बहुत अच्छी चाय बनाती हो, पर पराठा इतना अच्छा बनाती हो ये भी मैंने देख लिया। जादू है तुम्हारे हाथों में, सच में जादू है। वैसे भी मेरा सब्जी का धंधा अब बहुत अच्छा चलने लगा है। मैं अपनी सब्जी का व्यापार अब शहर में करूंगा। तुम मेरा ये ठेला रख लो, इसी पर पराठा और चाय बेच लेना, और फिर मेरी कोई मदद की जरूरत होगी तो बेझिझक होके बताना। शीतल को चंदन की ये बात बहुत सही लगती है और इस बारे में वो घर जाकर अपनी सास से बात करती है। तुम सही कह रही हो बेटी, और इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अगली सुबह शीतल और उसकी सास आटा बना लेती हैं और उसमें सारा मटेरियल डालकर तैयार कर देती हैं। साथ में अपनी देसी चाय और उसका घर का मसाला भी तैयार कर देती हैं। ये लो बहन, अब संभालो अपना काम। किसी चीज की जरूरत होगी
तो बेझिझक बताना। शीतल पराठा और चाय बना लेती है और बिना पराठा बनाने में उसकी मदद करते हुए पराठे को बटर लगाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है, पर अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया था। माँ जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। शाम होने को आई है पर अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ बेटी, मैं भी देख रही हूँ, पर अब हमें अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। वो कैसे माँ जी? शीतल की सास उसे बताती है कि एक तो हमें चाय में अपने देसी मसाले डालने पड़ेंगे जिसकी खुशबू से लोग अपने आप हमारे ठेले पर खींचे चले आए, और दूसरा हमें पराठे का रेट कम करना पड़ेगा। आइए आइए, गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा चाय पराठा खाइए। पराठे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन ऐसा पराठा कभी नहीं खाया होगा। जो एक बार खाए वो बार बार आए। इस तरह से बीना की आवाज सुन के लोग वहां रुकने लगे और चाय पराठा खाने लगे। लोगों को उनके चाय पराठे इतने पसंद आने लगे कि दूर दूर से लोग उनके ठेले पर चाय पराठा खाने के लिए आने लगे, और फिर लोग दोनों सास बहू को आलू पराठा वाली के नाम से जानने लगे। काम अच्छा चलने की वजह से दोनों ने अपना ढाबा खोल लिया। लोगों की भीड़ ढाबे पर बहुत होने लगी और दोनों सास बहू बहुत अच्छे से ढाबा चलाने लगी। फिर कुछ ही दिनों में शीतल एक बेटी को जन्म देती है। बेटी, आज हमारे चमन का सपना पूरा हुआ। जो वो चाहता था आज वो सब पूरा हुआ। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। शीतल और उसकी सास बीना दोनों ढाबा चलाने के साथ साथ बच्ची का भी अच्छे से ध्यान रखती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।